हेलो बच्चों। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य खंड से पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इसके रचयिता हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, आपको मुंशी प्रेमचंद की पहली और अंतिम रचना का नाम पता है? यदि जानते हो तो कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। प्रेमचंद अत्यंत ही सहज और साधारण भाषा, जिसमें हिंदी के साथ साथ उर्दू, अरबी शब्द और मुहावरों का सुंदर प्रयोग कर पात्रों की आंतरिक मनोदशा को उकेरने में माहिर थे। उनकी रचना पाठकों को कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वे समाज के किसी न किसी अव्यवस्था पर प्रहार जरूर करते हैं। इस पाठ में भी दो भाइयों के बीच का संबंध, बड़ों की जिम्मेदारी, उनका अनुभव, साथ ही शिक्षा व्यवस्था की कुछ कमजोरियों को उजागर किए हैं। बड़े भाई साहब में वे यह समझाना चाहते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं उनको बड़ों के द्वारा रोकना टोकना पसंद नहीं होता। वे सोचते हैं कि काश हम भी बड़े होते तो अपनी मर्जी से चल पाते। पर बड़ा होना कितनी जिम्मेदारियों से भरा होता है, उन्हें कितना त्याग करना पड़ता है, यह उन्हें पता ही नहीं होता। इस कथा के पात्र लेखक खुद हैं और उनके बड़े भाई साहब, जो उस समय उम्र में तो छोटे थे, परंतु बड़े भाई की भूमिका इस प्रकार निभाना चाहते थे कि वे छोटे भाई के लिए मिसाल बन सके। वे बड़ा होने के हक पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे और चाहते थे कि छोटा भाई उन्हीं के बनाए हुए नियमों का अनुसरण करे, उन्हीं के पद चिन्हों पर चले। अपने आप को छोटे भाई के लिए आदर्श के रूप में स्थापित करने में मात्र 14 साल की उम्र में ही उनका बचपना समाप्त हो गया था। लेखक अपने बड़े भाई का परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल और उनकी उम्र 14 साल की थी। हम दोनों भाई एक ही उम्र में पढ़ाई शुरू की थी, पर वे मुझसे 3 दर्जे यानी 3 क्लास ही आगे थे। इसका कारण लेखक व्यंग्यात्मक अंदाज में दे कहते हैं कि भाई साहब तालीम यानी शिक्षा को विशेष महत्व देते थे। इसीलिए एक क्लास की पढ़ाई को वो कभी 2 साल में तो कभी 3 साल में भी पूरा करते थे। उनका मानना था कि बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। जिस प्रकार मकान की नींव या बुनियाद मजबूत होने पर ही उस पर बड़ा महल खड़ा किया जा सकता है, उसी प्रकार भाई साहब भी शिक्षा की नींव मजबूत करने के लिए एक ही क्लास को बार बार पढ़ते थे, ताकि उनको ठोस ज्ञान मिल सके और जिसके आधार पर उनका भविष्य उज्जवल हो सके। बड़े भाई साहब का स्वभाव, वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। पूरा दिन किताबें खोले बैठे रहते थे। शायद पढ़ते पढ़ते दिमाग को आराम देने के लिए किताब के खाली जगहों पर या कॉपी पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाते या ऐसे ऐसे शब्द या वाक्य की रचना करते जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता था। लेखक को उनकी रचना पहेली जैसी लगती थी, पर कभी भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आखिर ये थे तो छोटे ही, 5वीं में पढ़ते थे, जबकि बड़े भाई साहब 9वीं में। उनकी रचनाओं को समझना लेखक के लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। ये छोटे होकर बड़े भाई की रचनाओं पर सवाल कैसे उठा सकते थे, पर इनको समझ में कुछ भी नहीं आता था। लेखक अपने स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा पढ़ना भी मुझे पहाड़ जैसा यानी बहुत मुश्किल लगता। दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे। लेखक को हॉस्टल के मैदान में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उछाल कर खेलना, कागज की तितलियां बनाकर उड़ाना, चारदीवारी पर चढ़कर कूद जाना, गेट पर लटक कर झूला झूलना आदि खेल खेलना बहुत पसंद था। लेकिन खेल कूद के बाद जब वह कमरे में आते तो कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप यानी गुस्से भरा हुआ रूप देखकर प्राण सूख जाते। डर के मारे इनकी हालत खराब हो जाती। उनका पहला सवाल यही होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल। जब भी वह खेल कर आते उनके बड़े भाई साहब पूछते थे कि कहाँ थे। लेखक को अपने छोटे होने की मर्यादा पता थी। वे अपनी गलती मानकर अपराध बोध से भाई साहब के आगे सिर झुका लेते थे। लेखक कहते हैं कि भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। बड़े भाई साहब उपदेश देते हुए कहते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ भी ना आएगा। हर्फ एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है अक्षर। आगे वह कहते कि अंग्रेजी सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह कोई भी नहीं सीख सकता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी न लिख पाते हैं, न ही सही ढंग से बोल पाते हैं। इतना ही आसान होता तो हर कोई अंग्रेजी सीख लेता। बड़े भाई लेखक की तुलना घोंघा से करते हुए कहते हैं कि तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। घोंघा चूंकि
धीमी गति और मूर्खता का पर्याय माना जाता है, इसलिए वे छोटे भाई की तुलना घोंघा से करते हैं। अपना उदाहरण देते हुए कहते कि मैं दिन रात पढ़ता हूँ, खेल कूद में समय नहीं गवाता, एक ही क्लास में 2-2 3-3 साल पढ़ता हूँ, तो मुझसे कुछ सीखते क्यों नहीं? यदि गुल्ली डंडा खेल कर और खेल कूद करके समय बिताना है, तो दादा की मेहनत कमाई पढ़ाई में क्यों बर्बाद करते हो? ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बांध चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। सूखती बांध एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है ताने मारना या कड़वी बातें सुनाना। बड़े भाई साहब ऐसे ऐसे कटाक्ष करते, ऐसे ऐसे ताने मारते कि लेखक का मन आहत हो उठता। उनकी लताड़ सुनकर, डांट फटकार सुनकर लेखक अपमानित होकर रोने लगते थे। बड़े भाई साहब की कड़वी बातें और ताने सुनकर लेखक को लगता था कि क्यों न घर चला जाऊं, ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है। परंतु कुछ समय बाद ही उनको लगता कि अब मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा। फिर वो पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते। टाइम टेबल भी ऐसा कि प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। इतना कठिन टाइम टेबल लेखक बना तो लेते। टाइम टेबल बनाना तो आसान है, उस पर अमल करना इनको बहुत मुश्किल लगता। पहले दिन से ही उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, उस पर वे कायम नहीं रह पाते। एक तरफ भाई साहब के डांट फटकार का डर और दूसरी तरफ खेल कूद का मोह। वे भाई साहब की डांट फटकार के बावजूद भी खेल कूद को त्याग नहीं पाते थे। भले ही उनके सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती कि कब भाई साहब डांटेंगे, कब उनको लताड़ सुनाएंगे। उनको लगता जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। अर्थात भाई साहब की डांट फटकार के बावजूद वे खेल कूद को त्याग नहीं पाते थे। जिस प्रकार मौत और विपत्ति के समय भी आदमी मोह माया के बंधन से बंधा होता है, उसी प्रकार डांट फटकार खाकर भी अपने आप को खेल कूद के बंधनों से आजाद नहीं कर पाते थे। भाई साहब का फेल होना। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। लेखक भाई साहब से कहना तो चाहता था पर चुप रहा। पर एक दिन भाई साहब लेखक पर टूट पड़े। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें घमंड हो गया है। घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा भाई को घमंड न करने की सलाह दी। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण जो भूमंडल का स्वामी था, वह चक्रवर्ती राजा था, यानी राजाओं का राजा था, परंतु घमंड करने के कारण उसका नामो निशान तक मिट गया। दूसरा उदाहरण उन्होंने शैतान का दिया कि शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। वह घमंड में आकर ईश्वर पर ही शक्ति आजमाने का साहस किया, पर परमेश्वर ने शैतान को उसकी सेना के साथ स्वर्ग से नरक में भेज दिया। अगला उदाहरण उन्होंने रोम के शासक शाहरुम का दिया, जिसे बहुत घमंड हो गया था, उसी के कारण उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। वह भीख मांग मांग कर मर गया। इसलिए अपने पास होने पर घमंड नहीं करो, वह तुम्हारी मेहनत से नहीं बल्कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है। यानी तुम अव्वल आने के योग्य नहीं हो, संजोगवश तुम्हें सफलता मिल गई है और यह सफलता बार बार नहीं मिलेगी। यह अनायास मिली सफलता पर घमंड नहीं करना है, इससे तुम सफल नहीं कहलाओगे। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। पाठ्यक्रम की मुश्किलें गिनाते हुए भाई साहब ने कहा कि मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, यानी भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे की पढ़ाई का भयंकर चित्र खींचते हुए कहा कि अंग्रेजी बादशाहों के नाम को याद रखना, उनके इतिहास को याद रखना, शासनकाल में हुए घटनाक्रमों को याद रखना कितना मुश्किल होता है। वे एक ही नाम हेनरी, विलियम्स, चार्ल्स के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम,
यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लगाते चले गए। यदि हेनरी 7वें की जगह 8वां लिखा गया तो परीक्षा में सिफर भी ना मिलेगा, यदि शून्य भी ना मिलेगा, पूरा नंबर ही कट जाएगा। इनको याद करने में आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ज्योमेट्री में थोड़ी सी गलती हो जाए तो निर्दयी मुमतहिनों यानी एग्जामिनर या परीक्षक पूरे नंबर ही काट लेते हैं। परीक्षा में कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखना है। उसे लिखने में सोच सोच कर पागल हो जाओगे। बेसिर पैर की बातें भी रट रट कर याद करना पड़ता है। लाख मैं फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, गांठ बांध लीजिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा। भाई साहब ने अगले दर्जे की पढ़ाई का ऐसा भयंकर चित्र खींचा जिसे सुनकर लेखक भयभीत हो उठे, पर उनकी रुचि फिर भी पुस्तकों की ओर न बन सकी। वे सोचते कि अव्वल आने पर भाई साहब इतना कुछ सुना रहे हैं, यदि मैं फेल हो जाता तो ये तो मेरे प्राण ही ले लेते। अब लेखक भाई साहब से छुप छुप कर खेलने लगे थे, क्योंकि वे बड़े भाई का सम्मान करते थे। भाई साहब का दोबारा फेल होना, फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संजोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। बेचारे बहुत मेहनत किए थे, फिर भी फेल हो गए। लेखक ने बहुत मेहनत नहीं की थी। क्लास में प्रथम आने पर उन्हें उन्हें खुद ही बहुत आश्चर्य हो रहा था। भाई साहब ने कठोर परिश्रम किया था, मुझे उन पर दया आती थी। अब मेरे और मेरे भाई साहब के बीच केवल एक क्लास का, एक कक्षा का अंतर रह गया था। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। वे लेखक को डांटना फटकारना कम कर दिए थे। लेखक भी उनकी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगे। सारा दिन पतंग उड़ाने में व्यतीत करने लगे। उनको लगने लगा कि अब मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास तो हो ही जाऊंगा। भाई साहब का डर खत्म हुआ तो पतंग उड़ाने का नया शौक इनके सिर पर सवार हो गया। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। पतंग दूर से कौवे की कान की तरह दिखाई देता है, इसलिए गांव में कुछ लोग पतंग को कनकौआ भी कहते हैं। एक दिन लेखक और उसकी टोली पतंग लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ लगा रहे थे। आंखें आंखें आसमान की ओर उस आकाश में झूमते हुए पतंग की ओर थी। आकाश में विचरण करने वाले पतंग का कटकर नीचे की ओर गिरते हुए देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई आत्मा निकलकर सारे बंधनों से मुक्त होकर धरती पर लौट रही हो। बच्चे पूरी तन्मयता से उस पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। उनको मोटर कारें, गाड़ियों, ट्राम आदि आदि से टकराने का भी डर नहीं था। उसी समय भाई साहब से मुठभेड़ हो गई। वे गुस्से में बोले, अब तुम 8वीं क्लास में हो, अपनी क्लास की मर्यादा का ख्याल रखो। इन बाजारी लौंडों के साथ यानी आवारा लड़कों के साथ धेले यानी कुछ पैसे के कनकौए के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमको कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। भाई साहब ने काफी डांटा फटकारा। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब 8वीं कक्षा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे, अन्य कई अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त हो जाते थे, और एक तुम हो जो 8वीं कक्षा में आकर भी लड़कों के साथ पतंग लूटने के लिए दौड़ लगा रहे हो सकता है तुम अगले साल मेरे बराबर हो आओ या आगे भी निकल जाओ, पर मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा बड़ा रहूंगा। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। उन्होंने अम्मा दादा का कई उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही तुम चाहे कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, कितने भी किताबी ज्ञान प्राप्त कर लो, पर उनके बराबर नहीं हो सकते। उनके पास भले ही किताबी ज्ञान न हो, पर अपने अनुभव से बड़े हैं और हमेशा ही बड़े रहेंगे। हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। बड़े बूढ़े अनपढ़ होकर भी हमसे कहीं ज्यादा समझदार होते हैं। उनके अनुभव से हमें सीख लेना चाहिए। अब तक लेखक को बड़े भाई की बातें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन लेखक कहते हैं, मैं उनकी इस नई युक्ति से यानी नए उपाय से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का यानी छोटे होने का अनुभव हुआ और बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया। भाई साहब ने लेखक को गले लगा लिया।
अभी एक कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। भाई साहब लंबे थे, अतः उन्होंने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब भी आखिर थे तो बच्चे ही। वे अपनी अनेक इच्छाओं को इसलिए दबा कर रखते थे कि छोटे भाई को गुमराह होने से बचा सकें। लेखक को अपनी मर्यादाओं और सीमाओं का ज्ञान हो गया। साथ ही उनको यह भी समझ में आ गया कि बड़े भाई साहब केवल बड़े भाई के अधिकार से डांटते फटकारते नहीं थे, बल्कि वे उनका भलाई चाहते थे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि बड़ों की जली कटी बातें सुनकर बुरा तो जरूर लगता है, पर वह अमृत के समान कार्य करता है। पढ़ाई लिखाई सहज और व्यवहारिक ज्ञान के लिए आवश्यक है, उसे बोझ नहीं समझना चाहिए। आपने पाठ को समझ लिया है, अब आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। हाइलाइट किए गए वाक्यों और उसके अर्थ पर विशेष ध्यान देना है। परीक्षा में इनका आशय स्पष्ट करने के लिए जरूर आता है। पिछले साल भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बातें कर सकते हो। यदि पढ़ने में अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए बाय।